नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं एकदम बेसिक से सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में अब हम लोग देखेंगे जीके जीएस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम बेसिक लेवल से प्रश्न। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक करके आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? दोस्तों, बताने है कि भारत के राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। भारत के राष्ट्रगान अर्थात जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आप सभी को दोस्तों एक और पॉइंट बता देते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर भारत के नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। आप लोग याद रखेंगे भारत के सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। और दोस्तों इन्होंने ही हमारे राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन की रचना की थी। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, सभी पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता कौन थे? दोस्तों अब बतानी है कि भारत के राष्ट्रगीत यानी कि नेशनल सॉन्ग के रचयिता कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। भारत के दोस्तों राष्ट्रगीत के रचयिता कौन थे? यानी कि दोस्तों राष्ट्रगीत की रचना करने वाले कौन थे? तो वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि हमारा राष्ट्रगीत यानी कि नेशनल सॉन्ग कौन सा है। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे नेशनल सॉन्ग अर्थात राष्ट्रगीत कौन सा है। और दोस्तों नेशनल सॉन्ग के रचयिता कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? दोस्तों बतानी है कि इंसुलिन का जो प्रयोग होता है इसका प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है, यानी कि किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे मधुमेह। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों इंसुलिन का जो प्रयोग होता है ये मधुमेह नामक बीमारी के उपचार में दोस्तों किया जाता है। मधुमेह से तात्पर्य है शुगर यानी कि डायबिटीज। आप लोग याद रखेंगे इसे दोस्तों कॉमन वर्ड में शुगर कहा जाता है मधुमेह को, और डायबिटीज जो है दोस्तों इसका मेडिकल नाम है। तो दोस्तों इसी बीमारी के उपचार के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे। आप लोगों को दोस्तों एक और पॉइंट बता देते हैं कि इंसुलिन के कमी से होने वाला यह रोग है कौन सा? मधुमेह है। आप लोग याद रखेंगे मधुमेह यानी कि शुगर की बीमारी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? दोस्तों बतानी है कि हमारे आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों रेटिना पर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों हमारे आंख में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, रेटिना। आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य अपनी आंख के कौन सा भाग नेत्रदान में दान करता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है कि मनुष्य अपनी आंख के कौन सा भाग नेत्रदान में दान करता है। देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई भी मनुष्य नेत्रदान में अपनी आंख का पूरा हिस्सा दान कर देता है, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों बतानी है कि कौन सा भाग नेत्रदान में दान करता है। तो आप लोग याद रखेंगे कॉर्निया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों मनुष्य अपनी आंख के कॉर्निया भाग को क्या करता है? नेत्रदान में दान कर देता है। किस भाग को? तो कॉर्निया भाग को क्या करता है? दान कर देता है, डोनेट कर देता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों बताने कि गिद्धा और भांगड़ा ये दोनों नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पंजाब। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य का दोस्तों प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन सी पंजाब। आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? दोस्तों बताने हैं कि सौरमंडल का वो कौन सा ग्रह है जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो आप लोग याद रखेंगे शुक्र यानी कि वीनस। ऑप्शन डी इसका
राइट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कि जो शुक्र ग्रह है, वीनस ग्रह है, ये दोस्तों लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है। आप लोग याद रखेंगे, तभी दोस्तों इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, पृथ्वी की जुड़वा बहन इस ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को, यानी कि दोस्तों वीनस को। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? दोस्तों बताने है कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ये किस वेद में किया गया है। गायत्री मंत्र को किस वेद में उल्लेख किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे ऋग्वेद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो दोस्तों ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों बताने कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक का क्या नाम है, कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे विष्णु शर्मा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे विष्णु शर्मा। ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न से पहले दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो प्यारे दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण और दोस्तों जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न व बेसिक लेवल के प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होते हैं? दोस्तों बताने है कि भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। भारत सरकार का दोस्तों संवैधानिक मुखिया कौन होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए। आप सभी दोस्तों एक और प्रश्न बताते हैं, एक और पॉइंट बताते हैं कि भारत सरकार का जो संवैधानिक मुखिया होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति। और दोस्तों जो संवैधानिक प्रधान होते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष, आप लोग याद रखेंगे कि भारत सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे प्रधानमंत्री। दोनों पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होते हैं? तो वो होते हैं राष्ट्रपति। और भारत सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। दोनों पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे और इसे आप लोग अवश्य याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किस महान व्यक्ति ने दी थी? दोस्तों किसने कहा था कि वेदों की ओर लौटो? तो आप लोग याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, यानी कि हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों बताने कि भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तटरेखा वाला? तो आप लोग याद रखेंगे गुजरात। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों गुजरात है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप स्थित है? दोस्तों बताने कि जो सांची का स्तूप है किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश राज्य में। और दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कि जो स्तूप होता है ये दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। यह अभी पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जो स्तूप होता है, स्तूप, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। यानी कि दोस्तों सांची का जो स्तूप है ये बौद्ध धर्म को समर्पित है। कहां पे है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? दोस्तों बताने की जो डायलिसिस की प्रक्रिया होती है ये किस अंग से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे गुर्दा से, यानी कि किडनी से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों जो डायलिसिस की प्रक्रिया होती है ये गुर्दा यानी कि किडनी से संबंधित होती है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि जिस मनुष्य का जो किडनी है यानी कि जो गुर्दा है वो दोस्तों सामान्य रूप से अगर काम नहीं करता है तो डायलिसिस की जाती है। यानी कि दोस्तों डायलिसिस की प्रक्रिया से क्या किया जाता है? जो दोस्तों जिनका खराब होता है किडनी, उनमें दोस्तों डायलिसिस की प्रक्रिया के माध्यम से उनके रक्त को साफ किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो गुर्दा से यानी कि किडनी से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बताने हैं कि पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे 22 अप्रैल को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? दोस्तों बताने कि पंजाब केसरी किन महान व्यक्ति का उपनाम है, किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों लाला लाजपत राय को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे लाला लाजपत राय को दोस्तों पंजाब केसरी कहा जाता है, इनका उपनाम है पंजाब केसरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? देखिए दोस्तों अब बात कर रहे हैं बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे बिहार केसरी के नाम से दोस्तों श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जी को, और बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो वो श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है, बंगाल केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? देखिए दोस्तों अब बात हो रही है बंगाल केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे बंगाल केसरी के नाम से आशुतोष मुखर्जी को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। बंगाल केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो दोस्तों आशुतोष मुखर्जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आंध्र केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? अब दोस्तों बतानी है कि आंध्र केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे आंध्र केसरी के नाम से दोस्तों जाना जाता है टी प्रकाशम को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आंध्र केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे टी प्रकाशम। टी प्रकाशम यानी कि दोस्तों पूरा नाम आप लोग याद रखेंगे तुंगतुरी प्रकाशम। आप लोग याद रखेंगे टी से पूरा नाम क्या होगा इनका, तंगुतुरी प्रकाशम। तंगुतुरी टी से आप लोग याद रखेंगे, और इन्हें आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे दोस्तों चार हमने महत्वपूर्ण उपनाम देखे, चार महत्वपूर्ण व्यक्ति के उपनाम देखे, यानी कि जिनके दोस्तों उपनाम में केसरी लगा है। क्या लगा है? केसरी। तो इस चारों प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, चारों केसरी को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है और एकदम बेसिक लेवल के हैं, तो आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? देखिए दोस्तों अब बताने है कि सबसे प्राचीन वेद, तो आप लोग याद रखेंगे जो सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे ऋग्वेद जो है दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है। अभी हमने पढ़ा, इसी वीडियो में हमने देखा कि इसी वेद में दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अभी हमने पढ़ा कि ऋग्वेद में ही क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों बताने कि अयोध्या यानी कि जहाँ पे दोस्तों भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, बताने कि यह अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अयोध्या किस नदी के किनारे है दोस्तों, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी सरयू नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों बताने हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे 5 जून को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक तारा है? दोस्तों बताने हैं कि इनमें से कौन सा एक तारा है, स्टार है, तो आप लोग याद रखेंगे सूर्य। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कि सूर्य क्या है, एक तारा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सूर्य क्या है, एक तारा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर इनमें से किन्हें कहा जाता है? दोस्तों बताने हैं कि हॉकी का जादूगर इनमें से किन्हें कहा जाता है, हॉकी का जादूगर किनका उपनाम है, तो आप लोग याद रखेंगे मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों मेजर ध्यानचंद इनका उपनाम क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे हॉकी का जादूगर। क्योंकि दोस्तों हॉकी का सबसे बड़ा खिलाड़ी थे हमारे देश के, हॉकी के सबसे बड़े खिलाड़ी थे कौन, मेजर ध्यानचंद। तभी दोस्तों इन्हें हॉकी का जादूगर कह के संबोधित किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत के पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि फादर ऑफ संस्कृत किन्हें कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे
पाणिनि। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। संस्कृत के पिता किन्हें कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे पाणिनि को। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? देखिए दोस्तों, बतानी है कि किस नेता को बिस्मार्क ऑफ इंडिया यानी कि भारत का बिस्मार्क कहा जाता था या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। किन्हें? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्हें दोस्तों आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग याद रखेंगे, इन्हें आयरन मैन भी कहा जाता है यानी कि लौह पुरुष। सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो कि दोस्तों भारत के सर्वप्रथम गृह मंत्री थे। कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हें दोस्तों भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों बतानी है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे 3 मार्च 1931 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों 3 मार्च 1931 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रैंड मास्टर की पदवी किस खेल में दी जाती है? दोस्तों बताने है कि ग्रैंड मास्टर की पदवी किस खेल में दी जाती है, इस पदवी को किस खेल में दिया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे शतरंज में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ग्रैंड मास्टर की पदवी किस खेल में दी जाती है? तो दोस्तों शतरंज के खेल में यानी कि चेस के खेल में ग्रैंड मास्टर की पदवी दी जाती है। ऑप्शन बी शतरंज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक स्थित श्रावण बेलगोला किस धर्म से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बतानी है कि श्रावण बेलगोला जो कि कर्नाटक में स्थित है, बतानी है कि श्रावण बेलगोला किस धर्म से संबंध रखता है? तो आप लोग याद रखेंगे जैन धर्म। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कर्नाटक में स्थित है दोस्तों श्रावण बेलगोला, किस धर्म से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? दोस्तों यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को भी आप लोग क्या करेंगे? स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है कि भारत में पंचायती राज शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भारत में दोस्तों पंचायती राज शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पंचायती राज शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य आप लोग याद रखेंगे कौन सा? राजस्थान। ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, एकदम बेसिक लेवल से जीके और जीएस का। आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण और जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देंगे कि प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा, लेवल प्रश्न का कैसा था, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।